हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस बाय जे सर। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको साइंस और मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, नाइन्थ और टेंथ की। जैसे कि सबसे पहले मैंने आज टेंथ क्लास का यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेटा इस आपके सामने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले सारे टॉपिक्स को लिख दिया है। जैसे कि सबसे पहले हम इस चैप्टर में परिचय की पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण व संतुलन पढ़ेंगे, तीसरी बात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार व उदाहरण पढ़ेंगे, नेक्स्ट संचारण व इसको रोकने की विधियां पढ़ेंगे, एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का विकृत गंध्यता पढ़ेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम अगर परिचय के बारे में बात करें, हमारा चैप्टर कहता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो परिचय में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे चारों ओर घटित होने वाली निम्नलिखित दैनिक परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। यानी चैप्टर कहता है, परिचय कहता है बेटा कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें कि हमारे चारों तरफ कौन कौन सी परिस्थितियां घटती हैं और हम विचार करें तो क्या होता है जब। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। अगर हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध हमारा खराब हो जाता है, और ये दूध जो खराब होता है इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, कोई ना कोई बैक्टीरिया लग जाते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 2, लोहे के बर्तन, तवा, कील, तसला को नमीयुक्त वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अगर हम लोहे की बनी चीजों को, चाहे तसला हो गया, चाहे कील हो गई, या कोई भी हमारे पास लोहे का बना सामान होता है, अगर हम उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं कि वायुमंडल में नमी होती है, वो लोहा उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पर जंग लग जाती है। जैसे कि तीसरा पॉइंट, हमारा शरीर भोजन को पचाता है। तो हमारा शरीर जब भोजन को पचाता है तो इसमें बहुत पचने में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। लास्ट पॉइंट है, हम सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं। तो इंट्रोडक्शन आपका कहता है कि अगर हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीजों को देखते हैं तो हमें उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अगर हम उन परिस्थितियों पर ध्यान दें तो हमारे सामने बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमें दिखती हैं और जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो फिर हम ये हुआ हमारा बेटा परिचय खत्म। नेक्स्ट टॉपिक अपना हम स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण व उसका संतुलन करना। तो अगले टॉपिक में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण बनता है उस समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसा कि आपके सामने लिखा है रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, तो जब एक अथवा एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं है बेटा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, दो पदार्थ होते हैं, तीन पदार्थ होते हैं, वो आपस में क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं। लेकिन इसमें दो पॉइंट्स हमें पढ़ना पड़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जैसा कि आपके सामने लिखा है, अभिकारक, जिसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो याद रखना, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। यानी परस्पर क्रिया करने वाले पदार्थ, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं हम उनको अभिकारक कहते हैं। सेकंड हेडिंग है हमारी उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी हमारे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, लेकिन जो पदार्थ हमारा बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा एक उत्पाद है। जैसा कि मैंने आपको सिंबल से भी बताया है, मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं। इसको गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी उत्पाद बनता है, ये एक सफेद कलर का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या लक्षण होते हैं इनके बारे में जानते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने में हमें मदद करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। जैसा कि सबसे पहला लक्षण होता है बेटा गैस का निकलना। इसका मतलब यह है अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस निकल सकती है। दूसरा लक्षण होता है हमारा अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ तो नहीं बना है जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया में नीचे जाकर बैठ जाता है। तीसरा हमारा होता है रंग में परिवर्तन होना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ताप में परिवर्तन, या रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन हो सकता है, तो ताप में परिवर्तन से भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। लास्ट है हमारा अवस्था में परिवर्तन। यानी अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है जो अभिकारक है, वो गैसेज या लिक्विड की फॉर्म में है, या अभिक्रिया करने के बाद जब वो उत्पाद बनाते हैं तो हो सकता है कि हमने लिक्विड लिक्विड को मिलाया हो या लिक्विड सॉलिड को मिलाया हो तो वो हमारा अवस्था परिवर्तन हो जाए। तो
तो इस तरह से हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। आगे बात करते हैं हम इस लक्षणों को डिटेल में। जैसा कि आपके सामने लिखा है गैस का निकलना। गैस का निकलना एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। जैसा कि सामने लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। जैसे जिंक हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी जिंक अगर हमारा HCl से रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बना देता है और एक H2 गैस बनाता है। तो H2 गैस का निकलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सेकंड पॉइंट है हमारा अवक्षेप का बनना। यानी अवक्षेप का बनने का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ बनता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर लेड नाइट्रेट से कराई जाती है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड बनता है। तो उसमें लेड आयोडाइड जो बनता है ये एक अवक्षेप होता है जो हमारा अभिक्रिया में तली नीचे जाकर बैठ जाता है। तीसरा हमारा स्टेप आता है बेटा रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा भी अभिलक्षित होती हैं। जैसे कि हम अगर ऑक्सैलिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिलाते हैं तो हमारा एक बैंगनी रंग का सॉल्यूशन मिलता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट हमारा ताप में परिवर्तन। तो जैसा कि हम लोग सबके उदाहरण देख रहे हैं तो ताप में परिवर्तन भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। अगर हम बिना भुजा चूना प्लस जल मिलाते हैं तो भुजा चूना बनता है और ऊष्मा निकलती है। बेटा याद रखना ताप में परिवर्तन जो होता है वो भुजा चूना इतना गर्म होता है, इसमें इतनी ऊष्मा निकलती है कि अगर इस भुजे चूने को हम अगर अपने बॉडी पर लगा लें या इसको टच हो जाए तो हमारा हाथ या हमारे हाथ पर हमारी बॉडी जल सकती है। यानी बिना भुजा चूना में कोई ज्यादा ताप नहीं होता, जल भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन जहाँ जब ये दोनों अभिक्रियाएं करके भुजा चूना बना देते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे साबित हो जाता है कि ताप में परिवर्तन होना भी एक रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि एग्जाम्पल जब मोम जलाया जाता है तो जल तथा CO2 गैस बनती है। मोम एक ठोस पदार्थ होता है जिसको जलाने पर जल एक द्रव बनता है प्लस CO2 एक गैस बनती है। तो इस तरह से अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम से प्राप्त होने वाले उत्पादों के को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित किया करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब ओवरऑल बात यह आती है कि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया करके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को के प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करना, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि उदाहरण में आपको दिखाया गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन को मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित की है। तो ये एक रासायनिक समीकरण है। उदाहरण नंबर 2 आपके सामने रखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन को हम H2 से दिखाते हैं, क्लोरीन को हम Cl2 से दिखाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम HCl से दिखाते हैं। तो इस अभिक्रिया को मैंने एक H2 प्लस Cl2 और 2HCl द्वारा निरूपित किया है। तो ये एक रासायनिक समीकरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। कुल मिला के बात यह होती है कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण रखा हुआ है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि मैंने इसके आगे 2 लगाया है और इसके आगे भी 2 लगाया है, क्योंकि मैग्नीशियम मेरे यहाँ पर 2 होते हैं और 2 मैग्नीशियम मेरे यहाँ पर हो जाते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 होते हैं। तो 2 लगाने से मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। अगला है जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक का 1 मोल है, इधर भी जिंक का 1 मोल है, लेकिन H2SO4 इधर भी सल्फेट का 1 मोल है। इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस रिएक्शन है। अगली बात करते हैं हम H2 प्लस Cl2 की, जिससे हमारा 2HCl बनता है। तो H2 यहाँ पर 2 होते हैं, Cl2 यहाँ 2 होते हैं, इसलिए हमें HCl के आगे 2 लगाना पड़ते हैं। इससे हाइड्रोजन भी 2 हो जाते हैं और क्लोरीन भी 2 हो जाते हैं। अगली बात हम करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम अपने एफर्ट से करते हैं। जैसा कि हमारे सामने जिंक
और H2SO4 है जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। अगर हम अगले उदाहरण को देखें, मेरा आयरन प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड पर आयरन 3 होते हैं जिसको बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट साइड पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पर मेरे आयरन बैलेंस हो पाते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर आयरन को बैलेंस किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो यहाँ 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था, तो मैंने इसको 4 करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया जिससे मेरे 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। मेरे पास यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हैं, तो मैंने यहाँ पर 4H2 करके इनको बैलेंस कर दिया। तो इसे कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगली रिएक्शन वही हमारी H2 प्लस Cl2 जो मिलकर बनाती है 2HCl। जैसा कि एक रिएक्शन मैंने आपके सामने रखी है, CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये मिलकर बनता है ग्लूकोज प्लस 6O2। यानी मुझे इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, इस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अगर CO2 C6H12O6 में ग्लूकोज में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल 6 होते हैं, 6 मोल होते हैं, तो मुझे यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही यहाँ पर मैंने 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, वैसे ही ऑक्सीजन मेरे 12 हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन मुझे 12 और 6 यहाँ पर हो जाते हैं 18 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 और 18 ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करा तो मेरे हाइड्रोजन 12 हो जाते हैं और हाइड्रोजन मेरे 12 पहले से मौजूद है। तो ये हुई हमारी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर तत्वों की अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचना। यानी एक संतुलित रासायनिक समीकरण हमें क्या क्या सूचना देता है। तो सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी देता है। यानी रासायनिक समीकरण हमें ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से अभिकारक और कौन से अभिकारक और कौन सा उत्पाद बना है। दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया में भाग ले रहे सभी पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण हमें अभिकारकों और उत्पादों की अणुओं की संख्या के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान की सूचना देता है। एंड लास्ट, रासायनिक समीकरण हमें अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। आज का यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं जिनको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर आपका विस्थापन अभिक्रियाएं जिनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एंड फोर्थ, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एंड लास्ट, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं जिन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने 5 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और योगात्मक का मतलब भी योग करना यानी जोड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें 1 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे। जैसा कि आपके सामने उदाहरण लगा गया है, हमारे पास सामने एक ए मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है, जो एक ए बी मॉलिक्यूल बनाता है और ए और बी हमारे रिएक्टेंट हो गए और ए बी हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ए और बी यानी ए रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसका निर्माण जिसका नाम है बेटा ए बी प्रोडक्ट। आइए आगे और उदाहरण इन अभिक्रियाओं के देखते हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हमारा एक अभिकारक है, ऑक्सीजन हमारा एक अभिकारक है जिसका दहन करने पर हमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 अभिकारक है कार्बन और ऑक्सीजन, जिससे हमें CO2 का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है। जैसा कि आपके सामने एक उदाहरण और मैंने दिया है, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन मेरा अभिकारक हुआ, ऑक्सीजन भी मेरा अभिकारक हुआ, जिससे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 2 या अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ बेटा, जैसा कि आपके सामने लगा है NH3
और HCl, NH3 और HCl। NH3 होता है हमारा अमोनिया गैस और HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों मिलकर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा ये हमारी हुई योगात्मक अभिक्रियाएं और उनके उदाहरण। याद रखना, योगात्मक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या सॉरी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए दूसरी अभिक्रिया की ओर चलते हैं हम, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जैसा कि सामने लिखा है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, वियोजन होना या अपघटन होना। जैसा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का उपयुक्त परिस्थितियों में दो या दो से अधिक दो या दो से सरल पदार्थों में विभाजन होता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट इसमें होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर या तीन अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक सिंगल कंपाउंड हमारा निम्न परिस्थितियों में टूट जाता है। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है जिसमें हमने ए बी लिया है। इसको अगर हम गर्म करते हैं, ये गर्म करने का साइन होता है बेटा, तो हमारा ए और प्लस भी हमें मिल जाता है। इसके अलावा हम एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए आपके सामने रखा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 कहते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस निकलती है। आइए और अन्य उदाहरण हम वियोजन अभिक्रिया के देखते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि हमारे सामने रखा है फेरस सल्फेट एंड डॉट 7H2O। फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये फेरस सल्फेट प्लस 7H2O में अलग अलग हो जाता है। उसके बाद अगर हम फिर फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। आइए और अभिक्रियाएं देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे वियोजन अभिक्रिया के। जैसा कि हमारे सामने रखा बेटा AgCl। AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ये सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 में टूट जाता है। यानी ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ये ऊष्मा की प्रेजेंस में यानी हीट की प्रेजेंस में हो रही है। इसका मतलब वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा की उपस्थिति में भी होती हैं और हमारी सनलाइट की उपस्थिति में भी हो सकती हैं। तो सिल्वर क्लोराइड हमारा Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड और है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 में टूट जाता है। एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम तेज गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकालता है। तो बेटा ओवरऑल हमें ये बात निकलती है कि वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ का निम्न परिस्थितियों में अपने सरल अणुओं में विघटित हो जाना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरी बेटा हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना, विस्थापित कर देना। ये विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यह है विस्थापित अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, एक हमारा होगा अधिक क्रियाशील तत्व और वो क्या काम करेगा, दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसा कि आपके सामने उदाहरण रखा है, मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका नाम है AB, इसका नाम है AB और प्लस मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ C से और C अधिक क्रियाशील पदार्थ है। कैसा है, अधिक क्रियाशील। ये C क्या करता है, इस वाले B को हटा देता है और इस वाले A के साथ जुड़ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है AC प्लस AB प्लस B। तो ये विस्थापित कर देता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील था और B हमारा कम क्रियाशील था। आइए इसकी और उदाहरण हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आपको हमने लगा बेटा जिंक। जिंक हमारा एक अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। इसका मतलब जिंक ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये अभिक्रिया हमारी इसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा एक हमारे पास और है आयरन, जो हमारा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है। ये भी हमारा आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग निकाल देता है। इसका मतलब आयरन भी हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से। इसके अलावा हम और अभिक्रियाएं देखते हैं जैसे कि हमारे सामने रखा है बेटा मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम हमारा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और कॉपर बना देता है। यानी मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, इसलिए मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, अधिक रिएक्टिव है और ये कम क्रियाशील पदार्थों को उसकी जगह से हटा देता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास था एल्यूमिनियम और हमारे पास था कॉपर क्लोराइड।
एल्यूमिनियम इस कॉपर को हटाकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास कॉपर क्लोराइड जो था, यहाँ पर Cl2 थे 2, कॉपर था 1 और एल्यूमिनियम था 1, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम जो क्लोराइड बनता है इसमें इसमें क्लोरीन होते हैं 3, तो मुझे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि मेरे पास क्लोरीन हो जाए 6 और 3 दूनी 6। तो मैंने ये जो मॉलिक्यूल्स के नंबर लगाए हैं इसके सामने, वो मैंने बैलेंस करने के लिए लगाए बेटा। ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं बेटा, सिर्फ सिंपल सी बात है कि विस्थापन अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व आएगा और दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। आइए जानते हैं हम अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें हम देखेंगे कि हमारा दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो अणुओं के बीच, दो तत्वों के बीच डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापित होगा। जैसा कि सामने हम परिभाषा हमारे सामने लिखी है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में दो या भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है AB प्लस CD। तो बेटा ये हमारा C यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, इस C की जगह पर आ जाता है ये सी हमारा यहाँ से हट जाता है और ये ए हमारा ए के पास ये डी आ जाता है और सी के पास हमारा बी चला जाता है। तो दोनों ही मॉलिक्यूल के बीच इंटर कन्वर्जन हो जाता है, ए के पास डी आ जाता है, बी के पास सी आ जाता है, तो बन जाता है ए डी और सी बी। जैसा कि हम आइए आगे उदाहरण में सीखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम बेटा? सोडियम सल्फेट। तो अगर हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो मैंने बेटा सोडियम को माना ए, सल्फेट को माना बी, तो ए के पास कौन आएगा? मेरा बी आएगा, यानी ए के पास डी आएगा और डी हुआ मेरा क्लोरीन। तो सोडियम के पास कौन आ जाएगा? क्लोरीन। तो क्या बन जाता है यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर NaCl बन जाता है और बी हमारा यानी ये हमारा बी है, यानी सी वाला मॉलिक्यूल बी के पास चला जाता है तो बन जाता है बेरियम सल्फेट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया बेरियम सल्फेट। हर बार बेटा यही होता है। जैसे कि AgNO3 मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट था, अगर सिल्वर नाइट्रेट मेरा सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, तो ये AgCl बना देता है और सोडियम नाइट्रेट बना देता है। AgCl एक प्रेसिपिटेट होता है जो तली में नीचे जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारी है कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फाइड बना देता है, जैसे कि आपको हमने कहा कॉपर सल्फाइड बना देता है और हमारा H2SO4 अलग हो जाता है। तो ये थी बेटा हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। फिफ्थ रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं, जिनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम दो टर्म को सीखते हैं, जिसमें एक पहला टर्म है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं उपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें दूसरी रिएक्शन होगी हमारी अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले हम सीखते हैं उपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं हम, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि उदाहरण आपके सामने है, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमारी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन है हमारी अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है और रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है आपके सामने, इस कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो कॉपर प्लस H2O बनता है। तो ये हमारी एक रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये दो टर्म सीखने के बाद फिर हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। तो याद रखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारी नेक्स्ट टर्म है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो इसको सीखने के लिए हम यानी रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, तो याद रखना वह अभिक्रियाएं, जैसा कि आपके सामने लिखा है, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण या अपचयन साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी उपचयन व अपचयन अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं और ये एक ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन एक ही अभिक्रिया के अंदर हो जाता है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण रखा हुआ है। देखिए जैसा कि हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड और था हाइड्रोजन, जिससे बनता है कॉपर और H2O। तो ये कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये कॉपर बन जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है अपचयन और ये हाइड्रोजन से बन जाता है ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और दिया है, यहाँ पर था जिंक ऑक्साइड, ये था कार्बन,
तो ये जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है तो जिंक बन जाता है, तो इसको अपचयन कहते हैं। और कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, तो इसको उपचयन कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल और हमारे पास MnO2 प्लस HCl, तो MnO2 से MnCl2 बनता है और क्लोरीन गैस बनती है प्लस H2O बनता है। तो MnO2 से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और इसमें हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जाती है तो HCl से Cl2 का बनना उपचयन कहलाता है। ये हुआ हमारा उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन व अपचयन अभिक्रिया में दो कंडीशन और होती हैं, दो टर्म हम और सीखे हैं। एक होती है अपचायक, एक होती है आपकी ऑक्सीकारक। जैसा कि आपके सामने रखा है अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, अपचायक को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखते हैं क्या होती है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होगा वो हमारा अपचायक कहलाएगा। यानी जिसका उपचयन होगा, ऑक्सीकरण मतलब जिसका उपचयन होगा वो हमारा अपचायक कहलाएगा। बात आती है ऑक्सीकारक की, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लगा है, NH3 और O2 ये मिलकर बनाते हैं NO प्लस H2O। अब बात करते हैं यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो NH3 से बनता है NO, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन निकल जाती है। जब हाइड्रोजन निकल जाती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है अमोनिया गैस का, तभी अमोनिया से हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है। अब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का अपने आप अपचयन हो जाएगा, और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ से हमने अपनी 5 केमिकल रिएक्शंस यानी 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। इसके अलावा हमारी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आइए जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर कुछ ही नहीं। जैसा कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो CO2 बनती है और 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखा है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो अमोनिया गैस बनाती है और इसके साथ साथ 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो याद रखना, जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो साइन हमारा यहाँ पर प्लस का आएगा, और अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो साइन हमारा माइनस का आएगा। जैसे कि आगे आपके लिखा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रकृति में ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हमें ऊष्मा का शोषण करना पड़ता है, यानी ऊष्मा को देना पड़ता है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपका, नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होती है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और इसमें -45 किलो कैलोरी, यानी इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इसमें साइन हमारा नेगेटिव का आता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन का और आयोडीन का। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसमें भी हमारी ऊष्मा निष्कासित होती है, यानी ऊष्मा का शोषण शोषण होता है, जिसका साइन हम माइनस से देते हैं। एक और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें इसमें हमारी उसका नाम बेटा दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया जिसको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। दहन अभिक्रिया मतलब कंबशन रिएक्शन, बहुत आसान होती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब यानी दहन अभिक्रिया का मतलब होता है अगर हम किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलाने पर जो रिएक्शन होती है उस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपके सामने रखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है अथवा ऑक्सीकृत हो जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने रखा है, हमारे पास C4HN है जिसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, इसका दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को बेटा बैलेंस करा है, हमारे पास यहाँ पर कार्बन 4 थे तो हमने यहाँ पर 4 लगाना पड़े, तो हमने कार्बन को 4 लगा लिया, और हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 10 थे तो हमें यहाँ पर 5H2 करना पड़े। जैसे कि 5 दूनी 10 ये हो गए हमारे 10। जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 और 5 लगाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 5, तो 8 और 5 13। तो अगर मैं यहाँ पर 13 ऑक्सीजन लेता तो 13 O2 लेता तो 13 O2 आती 13 दूनी 26, तो 26 ऑक्सीजन, इसलिए मैंने 13/2 लिया है यानी 13/2 लिया है, तो ये मेरे यहाँ पर है 13 ऑक्सीजन के मोल। तब ये अगर ये रिएक्शन बैलेंस होती है। तो ये हमने बेटा अभी तक अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, जिसमें हमारी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और 5 हमारी
केमिकल रिएक्शन थी। हमारे चैप्टर के सिर्फ 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें एक आपके सामने लिखा है जिसका नाम है संक्षारण और एक दूसरा है बेटा विकृत गंधता। तो जानते हैं बेटा संक्षारण क्या होता है? आइए संक्षारण को समझने की कोशिश करते हैं। तो संक्षारण का बेटा आपको मैं ओवरऑल मतलब बता दूं। संक्षारण का एक नॉर्मल मतलब होता है जंग लगना, कि अगर हमारी कोई भी लोहे से बनी चीज अगर हम उसको वायु के संपर्क में या पानी के संपर्क में रख देते हैं तो उस पर एक परत चढ़ जाती है जिसको हम जंग कहते हैं, और जिस वजह से हमारा लोहा खराब हो जाता है। तो जैसा कि आपके सामने लगा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। फिर आया इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आगे देखिए, संचारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है। यानी जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहा लोहे का ऑक्साइड बना देता है, जिस ऑक्साइड का नाम होता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। मैंने एक रिएक्शन दिखाई है कि ये लोहा है, ये ऑक्सीजन है और इसमें कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं Fe2O3 डॉट XH2। तो ये Fe2O3 बना, ये फेरिक ऑक्साइड बना, यही होती है हमारी जंग। अगला हमारा बेटा, अगर हमारी जंग लग जाती है किसी लोहे पर या हमारी लोहे से बनी वस्तु खराब हो जाती है तो संचारण से हमारी क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, यानी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो याद रखना, संचारण से धातुएं कमजोर हो जाती हैं, यानी अगर किसी धातु पर जंग लग जाती है तो वो धातु कमजोर हो जाती है। अगली हमारी संचालन से पुल, कार की बॉडी आदि कमजोर हो जाते हैं। तीसरा है संचालन से आर्थिक नुकसान हो सकता है, यानी होता है। संचालन से लोहे की रेलिंग व जहाज आदि वस्तुओं को बहुत क्षति होती है। ओवरऑल ये वाली बात निकल के आती है कि हानिकारक प्रभाव जो होंगे वो ये हो सकते हैं कि हमारी जो भी लोहे से बनी चीजें, जो भी धातु की बनी चीजें वो खराब हो जाती है। अब बात ये आती है कि संचारण से कैसे बचा जा सकता है। तो संचारण को रोकने की विधियां, जैसे कि आपको हमने कहा बेटा संचारण को रोकने की विधियां, संचारण को रोकने की निम्न विधियां हैं। ग्रीस लगाकर, हम अगर ग्रीस लगा देते हैं तो संचारण हमारा रुक जाता है। हम पेंट कर सकते हैं, यानी कलर कर सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, टिनीकरण कर सकते हैं। याद रखना बेटा, टिनीकरण का मतलब होता है धातु पर धातु की परत चढ़ाना। एक प्रोसेस होता है बेटा गैल्वेनीकरण या बलिदानी परत द्वारा, यानी गैल्वेनीकरण एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बलिदानी परत, बलिदान का मतलब हम बलिदान देते हैं, कोई परत चढ़ा देते हैं और इसको हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस तरह से बेटा हम संचारण को रोक सकते हैं। कितनी विधियों द्वारा? 5 विधियों द्वारा। ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, टिनीकरण कर सकते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। इस तरह से हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं विकृत गंधता। तो याद रखना, विकृत गंधता बेटा सिंपली ये चीज होती है, एक अभिक्रिया होती है जिसमें हमारा कोई भी खाने का पदार्थ होता है, जो भी हमारा वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होती है, जिसे हम उठाकर रख देते हैं या बहुत समय से रखा हो तो उसकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम विकृत गंधता कहते हैं। आइए देखते हैं क्या होती है बेटा विकृत गंधता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, इसे विकृत गंधता कहते हैं। फिर आया तेलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में अपचयन को रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। यानी अगर हम विकृत गंधता को रोकें तो हमें विकृत गंधता को रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाना पड़ेगा। अब जानते हैं हम विकृत गंधता को से बचाव के लिए विधियां, यानी जैसे हम संचारण की विधियां पढ़ रहे थे रोकने की, ऐसे ही हम विकृत गंधता को कैसे बचा सकते हैं। पहला पॉइंट बेटा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखा जाता है। यानी हम खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखें, ऐसे पात्र में रखें जिसमें वायु प्रवेश ना कर पाए। अगर वायु प्रवेश नहीं करेगी तो वो खाद्य पदार्थ हमारा खराब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में भंडारित करने पर विकृत गंधता से बचा जा सकता है। यानी हमारे पास कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर हम उसको फ्रीज में स्टोर करके रख देते हैं तो उसमें स्मेल या उसका स्वाद चेंज नहीं होता। तो ये भी हमारी विकृत गंधता से बचाने की एक विधि है। तीसरा पॉइंट आता है, जो हमारे आलू चिप्स तथा इसी प्रकार के अन्य खाद्य उत्पादों को भरने वाली थैलियों में वायु से को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी जो भी हमारे बाहर के प्रोडक्ट आते हैं, खाने वाले जो चिप्स आते हैं, तो उन चिप्स में हवा भरी होती है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये नाइट्रोजन गैस उन चिप्स वगैरह को विकृत गंधित होने से बचाते हैं। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर ओनली 4 लेक्चर में कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह से हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट